हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 6 मार्च। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 6 मार्च 2021 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हुए हैं और पूरा डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो वीडियो को आपको मिस नहीं करना है। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपसे मिस ना होने पाए। इस वीडियो की फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ क्विज आप लोग सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में एमजेटी ऐप पर। वहीं पर आपको फ्री में पीडीएफ फाइल भी मिल जाएगी। अच्छा, एक बहुत खास ऑफर है दोस्तों आप सभी लोगों के लिए। एमजेटी ऐप में एक नया अपडेट आया हुआ है और उस अपडेट में दोस्तों कूपन कोड की व्यवस्था आ गई है, यानी कूपन कोड वाला सिस्टम आ गया है। तो मैंने सोचा क्यों ना ये सिस्टम जब अभी आ ही गया है तो आप लोग को एक ऑफर दे दिया जाए। तो जितने लोग अभी एमजेटी ऐप को अपडेट करते हैं गूगल प्ले स्टोर पर जा करके और MZT30 का यूज करते हैं कोड, ये कूपन कोड अगर यूज करते हैं तो आपको किसी भी ई बुक में 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जाइए इस कोड का फायदा उठाइए। MZT30 ये कूपन कोड डालना मत भूलिएगा। डालने के बाद आपको अप्लाई पर क्लिक करना है। बिना अप्लाई पर क्लिक किए ये डिस्काउंट नहीं होगा, ठीक है। तो ऑफर सिर्फ 2 दिनों के लिए है। एमजेटी ऐप को अपने अपडेट कर लीजिए और अपडेट करना वैसे भी जरूरी है दोस्तों, क्योंकि अब आने वाले दिनों में जो भी ऑफर्स आएंगे वो कूपन कोड पर ही होंगे, ठीक है। कूपन कोड ही आपको बताया जाएगा, उसी कूपन कोड को आप लोग अप्लाई करेंगे तो डिस्काउंट मिल पाएगा। तो इस वजह से अपने अपने एप्लीकेशन को एमजेटी ऐप को गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के अपडेट जरूर कर लीजिए। और दोस्तों एमजेटी ऐप का डिजाइन बिल्कुल अच्छे से चेंज किया गया है। अब आपको और ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस एप्लीकेशन को यूज़ करने में। तो जाइए, यूज़र फ्रेंडली अब और ज़्यादा हो गया है और भी नए नए फीचर्स ऐड हुए हैं, तो अपडेट जरूर कीजिए। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा का वर्णन किया गया है। दोस्तों आर्टिकल 79 में संसद का, आर्टिकल 80 में राज्यसभा का और आर्टिकल 81 में इसमें लोकसभा का वर्णन किया गया है भारतीय संविधान में। विश्व सुनवाई दिवस कब मनाया जाता है, तो 3 मार्च को वर्ल्ड हियरिंग डे मनाया जाता है। इन दोनों ही क्वेश्चंस के बारे में काफ़ी लोगों ने बहुत ही अच्छे से डिटेल में आंसर किया था। चलिए बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में लगातार 9वें वर्ष शीर्ष पर कौन रहा। तो दोस्तों लगातार 9वें वर्ष शीर्ष पर रहा मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये USA यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी है और ये लगातार 9वें साल रही है टॉप पर। सेकंड पर कौन है? सेकंड पर है दोस्तों स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, ये भी USA की ही यूनिवर्सिटी है। थर्ड पर है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ये है UK की यूनिवर्सिटी, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम की, ठीक है। देख लीजिए, टोटल 1000 विश्वविद्यालय में दुनिया भर के 1000 यूनिवर्सिटीज़ में रैंकिंग की गई थी। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की रैंकिंग थी ये, प्रत्येक वर्ष ये जारी करता है। इस बार इसका 11वां संस्करण था। ओके, तो देखिए टॉप 3 तो मैंने आपको बता दिया। भारत की टॉप 3 इंस्टीट्यूट कौन है? क्या भारत की भी कोई इंस्टीट्यूट इसमें शामिल है? बिल्कुल, लेकिन टॉप 100 में कोई भी इंडियन यूनिवर्सिटी नहीं शामिल है। टॉप 200 में 3 आती हैं। कौन कौन है? सबसे पहले जो है भारत में जो टॉप पर है वो है IIT बॉम्बे, लेकिन ओवरऑल इसकी रैंक कितनी है? 172वीं। ध्यान रखिएगा, भारत में टॉप पर है लेकिन ओवरऑल 172वीं रैंक है। भारत में दूसरा जो संस्थान है वो है IISc, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। तो ये है दोस्तों बेंगलुरु में और 185वें रैंक पर है ओवरऑल में। इंडिया में सेकंड पर। थर्ड पर IIT दिल्ली, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, ये है 193वें स्थान पर टोटल ओवरऑल। तो देखिए शीर्ष 100 में कोई नहीं है, टॉप 200 में 3 भारतीय इंस्टीट्यूट हैं। ओके, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा। तो अभी हाल ही में नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक जारी किया गया है, यानी म्यूनिसिपैलिटी परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 जारी किया गया है। इसमें टॉप पर है दोस्तों इंदौर। देखिए ये जारी तो किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। इसमें 2 कैटेगरी में जारी की गई है रैंकिंग। पहली जो कैटेगरी है वो है दोस्तों मिलियन प्लस कैटेगरी, यानी कि जहां पर 1 मिलियन से ज़्यादा जनसंख्या वाले हैं, ठीक है। 1 मिलियन होता है 10 लाख, तो 10 लाख से अधिक आबादी वाला एक रैंकिंग जारी किया गया, एक कैटेगरी जारी की गई। और दूसरी कैटेगरी में 1 मिलियन से कम आबादी वाली, यानी 10 लाख से कम आबादी वाले नगर निगमों की रैंकिंग की गई है। तो 1 मिलियन प्लस वाली कैटेगरी में अगर बात की जाएगी तब आप बताएंगे फर्स्ट पर है इंदौर, सेकंड पर है सूरत और थर्ड सिटी है भोपाल।
अगर 1 मिलियन से कम आबादी वाली श्रेणी में कैटेगरी में बात की जाएगी तो दोस्तों नई दिल्ली की नगर पालिका परिषद जो है, नई दिल्ली की न्यू दिल्ली म्यूनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन जो है वो है फर्स्ट पर, सेकंड पर है तिरुपति और थर्ड पर है गांधीनगर। क्लियर? किसने जारी किया है? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने। इसके मंत्री कौन है? तो राज्य मंत्री हैं दोस्तों हरदीप सिंह पुरी जी। तो ये आपको याद रखना है। अभी इन्होंने एक और रैंकिंग जारी की है, अभी हम लोग आगे देखेंगे। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने स्टारशिप SN10 प्रोटोटाइप रॉकेट का सफलतम परीक्षण किया? तो अभी हाल ही में स्पेस एक्स ने दोस्तों स्टारशिप SN10 प्रोटोटाइप रॉकेट का सफलतम परीक्षण किया है। इसने 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक के लिए रॉकेट का ये प्रोटोटाइप लॉन्च किया था। ये वापस आया तो पृथ्वी पर, ठीक है, गया ऊपर गया वापस भी आया, लेकिन ये लैंडिंग के 6 मिनट बाद ही रॉकेट फट गया। ठीक है, यानी वापस आया, लैंड किया, 6 मिनट बाद ही रॉकेट फट गया। लेकिन ये जिस उद्देश्य के लिए लॉन्च किया गया था वो तो पूरा हो ही गया है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं 100% तो सक्सेस नहीं हुआ ये परीक्षण, लेकिन हाँ 98% तक तो परीक्षण सफल हुआ ही है। ओके, अब देखिए ये जो प्रोटोटाइप रॉकेट है इसका यूज स्पेसएक्स कहाँ पर करेगा? तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको बहुत बार बताया है कि एलन मस्क की 2 ड्रीम प्रोजेक्ट है। एक तो है कि ये स्टारलिंक प्रोजेक्ट, इसके तहत ये पूरी दुनिया भर में इंटरनेट चलाएंगे। ठीक है, इतना सैटेलाइट लॉन्च कर देंगे कि पूरी पृथ्वी को ये ढक लेंगे। तो ये है स्टारलिंक प्रोजेक्ट एलन मस्क का। दूसरा इनका ड्रीम प्रोजेक्ट है कि 2025 तक मंगल ग्रह पर कॉलोनी बसा देना। तो इसी वजह से इनका जो एक है फाल्कन 9 रॉकेट और फाल्कन हैवी रॉकेट, ये दोनों रॉकेट इनका ऐसा रॉकेट है जो ले जाता है, ले जाने के बाद कार्गो भी ले जाता है, अंतरिक्ष यात्रियों को भी ले जा सकता है, उसके बाद वापस भी आ जाता है दोबारा से रीयूज के लिए। ठीक है, तो दुनिया का इकलौता, दुनिया का एकमात्र ऐसी संस्था है, ऐसी स्पेस एजेंसी है जिसके पास रीयूजेबल रॉकेट है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। फाल्कन 9 और फाल्कन हैवी रॉकेट एलन मस्क के पास ही है। तो ऐसा यही कर सकते हैं। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। अभी हुनरू की ग्लोबल रिच इंडेक्स आई थी, उसमें दोस्तों मैंने आपको बताया था 197 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ ये टॉप पर है। ठीक है, एलन मस्क, इन्होंने ही स्पेस एक्स की स्थापना की। वर्तमान में इसके फाउंडर और CEO हैं। COO की बात करें तो वह हैं ग्विनी स्वाटवेल। स्पेस एक्स की स्थापना हुई थी 2002 में, एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी है, हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। अगला देखते हैं, भारत ने किस देश के साथ ब्रह्मोस मिसाइल की बिक्री के लिए समझौता किया? तो इंडिया ने दोस्तों फिलीपींस के साथ ब्रह्मोस मिसाइल की डील साइन की है। भारत ब्रह्मोस मिसाइल बेचेगा किसे? फिलीपींस को। अब देखिए, भारत ने फिलीपींस के साथ रक्षा सामग्री और उपकरणों की खरीद के लिए ये एक डील साइन की है। इम्प्लीमेंटिंग एग्रीमेंट अरेंजमेंट नाम की एक डील है। दोस्तों, हमारे पास जो ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल है ये दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, और यही कारण है कि कई देश इसको इंटरेस्ट दिखा रहे हैं अपना इसको खरीदने को, जैसे वियतनाम, फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, ओमान, चिली, ब्रुनोई, ये सभी देश इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो आने वाले दिनों में इन सबको बेचा जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है इंडियन डिफेंस सेक्टर के लिए। अब देखिए, ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल जो है इसे भारत और रसिया ने मिल करके बनाया हुआ है। इसका नाम ही ब्रह्मोस 2 नदियों पर देख करके बनाया गया, जैसे कि भारत में जो नदी है ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, और रसिया की एक नदी है मास्कोवा नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी और मास्कोवा नदी, इन दोनों नदी को मिला करके बनाया गया है, नाम लिया गया है ब्रह्मोस का। ठीक है, अच्छा, ब्रह्मोस में इंटरेस्ट दिखाने का एक और बड़ा रीजन है, भारत में इसका हर एक टाइप से परीक्षण हो चुका है। चाहे पनडुब्बी से लॉन्च किया जा सकता है, जहाज से लॉन्च किया जा सकता है, ठीक है, पानी के जहाज से, या फिर फाइटर प्लेन से लॉन्च किया जा सकता है, या फिर जमीन से भी लॉन्च किया जा सकता है। तो ये ब्रह्मोस मिसाइल की खासियत है। इसी वजह से फिलीपींस के साथ अभी डील हुई है, आने वाले दिनों में और भी देशों के साथ डील होने वाली है। अगला देखते हैं, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में शीर्ष शहर कौन बना? तो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020, इसमें टॉप पर जो सिटी है वो है बेंगलुरु। कौन है? बेंगलुरु। जैसा कि मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया कि आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी ने एक और इंडेक्स जारी किया है। ठीक है, तो वो है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020। इसमें भी 2 कैटेगरी में लॉन्च की गई है रैंकिंग। पहला 1 मिलियन प्लस कैटेगरी, यानी कि जहां पर 1 मिलियन से प्लस आबादी, 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले जो रहते हैं जिस सिटी में, उसकी रैंकिंग। और लेस देन मिलियन कैटेगरी, यानी कि 10 लाख से कम आबादी वाले सिटी के लिए। तो 10 लाख से अधिक आबादी वाले में पूछा जाए तो फर्स्ट पर है बेंगलुरु, सेकंड पर है पुणे और थर्ड पर है अहमदाबाद। लेस देन 1 मिलियन कैटेगरी में पूछा जाए तो फर्स्ट पर है शिमला, सेकंड पर है भुवनेश्वर और थर्ड पर है सिलवासा।
क्लियर। अब देखिए एक और यहाँ पर प्रॉब्लम आई, पश्चिम बंगाल जो है ये डाटा अपना दिया नहीं, इसके डाटा में चैलेंज के कारण पश्चिम बंगाल का कोई भी सिटी जो है इस रैंकिंग में शामिल नहीं किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों बन सकता है कि अभी जो हाल ही में जारी हुई है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, इसमें कौन से राज्य के किसी भी शहर को नहीं शामिल किया गया है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, पश्चिम बंगाल जो है ये करेक्ट ऑप्शन होगा। उसमें टोटल 111 शहरों को शामिल किया गया है इस रैंकिंग में। जारी किसने किया? हरदीप सिंह पुरी जी ने। अगला क्वेश्चन, हाल ही में NHAI ने कितने घंटों में 25.54 किलोमीटर लंबी सड़क बनाकर लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाया? तो दोस्तों नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में 18 घंटों में 25.54 किलोमीटर लंबी सड़क बना करके एक नया रिकॉर्ड बनाया है, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाया हुआ है NHAI ने। इसने सोलापुर और विजयपुर के बीच नेशनल हाईवे 52 के बीच में ये बनाया है रिकॉर्ड, ठीक है। ये रोड बनाई है 25.54 किलोमीटर लंबी। इसके लिए IGM इंडिया कंपनी के साथ समझौता किया है, इसकी हेल्प ली है NHAI ने, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, जिसकी स्थापना हुई 1988 में। मुख्यालय है दोस्तों नई दिल्ली में और अध्यक्ष है सुखबीर सिंह संधू जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, UNGA ने भारत की पहल पर किस वर्ष को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया? तो अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने दोस्तों भारत की पहल पर वर्ष 2023 को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित कर दिया है। देखिए भारत ने ये इनिशिएटिव लिया था, भारत ने इसके लिए आवेदन किया था, कहीं एक प्रकार से आवाज़ उठाई थी, ठीक है, कि 2023 को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया जाए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए जिससे जो क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं ऐसी परिस्थितियों में, ऐसी सिचुएशंस में दोस्तों अनाज के स्वास्थ्य लाभ यानी अनाज से क्या क्या लाभ हो सकते हैं, खेती करने के लिए कैसे इसके प्रति लोगों को जागरूक किया जाए, इसके बारे में जागरूकता फैलाई जाए, अवेयरनेस फैलाई जाए। इस पर वोटिंग भी हुई और 70 से अधिक देश जो है वो समर्थन भी किए इस पर अपना। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इसके बारे में बात करें, इसके अध्यक्ष है वोल्कन बोजकिर। कौन है? वोल्कन बोजकिर। हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, स्थापना हुई 1945 में। अगला देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज कौन बने? तो वो बन गए हैं किरोन पोलार्ड। वेस्ट इंडीज की ये क्रिकेटर है, एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं। देखिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अगर बात की जाए तब तो ये बने हैं तीसरे बल्लेबाज, अगर T20 क्रिकेट में बात की जाए तो ये बन गए हैं दूसरे बल्लेबाज। इसको आपको ध्यान में रखना है। अभी श्रीलंका के खिलाफ दोस्तों वेस्ट इंडीज की 3 मैचों की T20 सीरीज हुई है, उसी में इन्होंने ये कीर्तिमान हासिल किया है, ठीक है, ये रिकॉर्ड बनाया है। T20 क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज कैसे बने हैं? क्योंकि इनसे पहले युवराज सिंह, भारत के युवराज सिंह ने बनाया था, तो उन्होंने भी T20 क्रिकेट में बनाया था। इंटरनेशनल मैचेस में बात किया जाए तो हर्षल गिब्स ने मारा था, लेकिन इन्होंने वनडे मैच में लगाया था 6 छक्के, ठीक है। हर्षल गिब्स दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर थे। अब तीसरे वेस्ट इंडीज के किरण पोलार्ड। क्लियर? किरण पोलार्ड वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर हैं। अगला देखते हैं, इंग्लैंड की तरफ से 900 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने? तो दोस्तों जेम्स एंडरसन बन गए हैं इंग्लैंड की तरफ से 900 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज, जेम्स एंडरसन। देखिए कोरी एंडरसन और जेम्स एंडरसन में अंतर है। कोरी एंडरसन जो है ये न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं, जेम्स एंडरसन जो है ये इंग्लैंड के ऑलराउंडर हैं। तो जेम्स एंडरसन ने ये रिकॉर्ड बनाया है इंग्लैंड के लिए, क्रिकेट के हर फॉर्मेट में मिलाकर, सभी फॉर्मेट जो तीनों होते हैं, टेस्ट, T20, वनडे, तीनों में मिलाकर 900 विकेट पूरा कर लिया है इन्होंने। 900वां विकेट इन्होंने अंजिक्या रहाणे का लिया। आप सबको पता है इंग्लैंड भारतीय दौरे पर है और अभी वहाँ पर टेस्ट चल रहा है भारत और इंग्लैंड के बीच में। तो किस स्टेडियम में लिया है? अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। अभी हाल ही में मोटेरा स्टेडियम का नाम बदल करके दोस्तों नरेंद्र मोदी स्टेडियम किया गया है। इसको याद रखिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। वर्ल्ड क्रिकेट में दोस्तों 900 विकेट लेने वाले ये तीसरे तेज गेंदबाज बन गए हैं। इनसे पहले दो और कौन कौन? इनसे पहले दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज ग्लेन मैकग्रा 949 विकेट के साथ, पाकिस्तान के तेज गेंदबाज वसीम अकरम 916 विकेट के साथ। ये दो 900 से ज़्यादा ले चुके हैं इनसे पहले। ओके, अगला देखते हैं। मार्च 2021 में FATF ने पाकिस्तान को कब तक के लिए ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने की घोषणा की है? तो दोस्तों FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को जून 2021 तक, कब तक? जून 2021 तक, यानी अगले 3 महीनों तक ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने की घोषणा की है। अब देखिए ग्रे लिस्ट होता क्या है?
ग्रे लिस्ट दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि इनको निगरानी में रखा जाएगा, इन कंट्रीज को निगरानी में रखा जाएगा। ऐसा तब किया जाता है जब किसी कंट्री में ऐसा आरोप होता है उस कंट्री में आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, ठीक है, लीडर्स के द्वारा या फिर वहाँ पर पॉलिटिकल जो भी सपोर्ट हो, तो इस हिसाब से वहाँ पर आतंकवाद को अगर सपोर्ट किया जा रहा है, बढ़ावा दिया जा रहा है, तो उनको ग्रे लिस्ट में रखा जाएगा। अगर ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं तो उनको ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा। अगर ब्लैक लिस्ट या ग्रे लिस्ट हो जाता है तो इससे प्रॉब्लम ये होती है कि इनसे दुनिया भर की जो तमाम बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, ADB हो गया, इन सब से इनको फंड नहीं मिल पाता है। अगर लोन लेना चाहते हैं या किसी योजना परियोजना के लिए कोई अगर ऋण लेना चाहते हैं तो उनको मिलने में प्रॉब्लम होती है। तो FATF ने दोस्तों इनको 27 पॉइंट्स बताए हुए थे। अच्छा, 27 पॉइंट्स में 24 पॉइंट्स पर इसने काम किया है, एक्शन लिया है पाकिस्तान ने। अभी 3 पॉइंट्स बाकी हैं। जब तक 3 पॉइंट्स पर ये कवर अप नहीं करता है, इन 3 पॉइंट्स पर बड़े बड़े कदम नहीं उठाता है, एक्शन नहीं लेता है पाकिस्तान, तब तक ये FATF की ग्रे लिस्ट में बरकरार रहेगा, ठीक है। तो पाकिस्तान दोस्तों पिछले 3 वर्षों से FATF की ग्रे लिस्ट में बना हुआ है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसके बारे में जानिए। इसकी स्थापना 1989 में की गई, हेडक्वार्टर पेरिस में है, अध्यक्ष हैं मार्कस प्लेयर। कौन है? मार्कस प्लेयर। इसकी स्थापना इसलिए किया गया जिससे दुनिया भर के जो देश हैं उनमें देखा जा सके कि कौन कौन आतंकवाद को बढ़ावा देता है, कौन कौन नहीं देता है। ओके, तो मैंने जैसे कि आपको कई बार बताया है कि अगर कोई ग्रे लिस्ट में है या ब्लैक लिस्टेड है तो फिर वहाँ पर इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने से भी डरते हैं, जिससे FDI आने की चांसेस लगभग खत्म हो जाते हैं। जब FDI नहीं आता है तो अर्थव्यवस्था गिरती है, अर्थव्यवस्था गिरती है तो देश में गरीबी, भूखमरी, ये सभी प्रॉब्लम्स आती हैं। ओके, तो बस दोस्तों ये तो थी हमारे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और हाँ, एप्लीकेशन को जरूर अपडेट कर लीजिए। अगर आप यूज करते हैं तो अपडेट कर लीजिए। अगर आपने अभी तक इंस्टॉल नहीं किया है तो जाइए गूगल प्ले स्टोर पर MZT ऐप डाउनलोड कीजिए। और 2 दिनों के लिए ऑफर है, आपको दोस्तों MZT 30 डालना है, कोड आपको मिल जाएगी कोई भी ई बुक पर 30% का डिस्काउंट, ठीक है। अच्छा, फरवरी मंथ की ई बुक आ चुकी है तो आप लोग फरवरी मंथ की ई बुक भी परचेज कर सकते हैं। फरवरी 2021 की फुल डिटेल करंट अफेयर कैटेगरी वाइज, चैप्टर वाइज, प्लस 120 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट भी आपको बिल्कुल फ्री में दिया जा रहा है। तो आप लोग जाकर के ई बुक परचेज कर सकते हैं एप्लीकेशन से। बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, निम्न में से कौन सा अवार्ड मैरी कॉम को अभी तक नहीं प्राप्त हुआ है? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? दोनों क्वेश्चंस के बारे में आप डिटेल में लिख सकते हो। दोस्तों अब आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी ज्वाइन हो सकते हो, वहाँ पर डेली कुछ ना कुछ आपको भेजा जाता रहता है। कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है तो आपको टेलीग्राम पर ही सबसे पहले बताया जाता है। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिए, MZT एजुकेशन सर्च कीजिएगा, जिसपे सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं वही ग्रुप ज्वाइन कर लेना है आपको। चलिए बस फिलहाल रखते हैं दोस्तों इतना ही वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।